तो अब हम लोग पढ़ेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में। मान लो कि दो ही कॉज है। एक तो ओव्यूलेशन फेल हो जाना, कि मतलब ओवरी से एग ही नहीं जा पा रहा है किसी भी रीज़न से, जो कि हम देखेंगे। नहीं तो मान लो कि फेलोपियन ट्यूब जो है और यूट्रस जो है और सर्विक्स जो है, इन तीनों का फेलियर हो जाना। ठीक है। अब पहला चीज़ पीसीओएस, तो इसके नाम में ही है पॉलीसिस्टिक, बहुत ज़्यादा सिस्ट ओवरी में बन जाना। तो ये ओवरी क्या होगा, इसमें फ्लूइड फिल्ड भी होगा। ठीक है, वो एडजस्ट में बन जाते हैं, जिसके कारण ये जो नॉर्मल ओवरी है अभी देखो एनलार्ज हो जाता है। ठीक है, और इतना हैवी हो जाता है कि वाटर ना फॉलिकल्स के अंदर, जो हम लोग वहाँ पे देखे थे ना, फॉलिकल्स के अंदर एक एग होता है, ये हमने देखा था ना। तो इस फॉलिकल के अंदर भी वाटर फिल हो जाएगा और इस ओवरी ना ये इमेच्योर, जो ये एग है ये इमेच्योर हो जाएगा। तो एक्चुअली ये तो हमको कॉज पता ही है, मोस्ट कॉमन पीसीओएस का, फीमेल इनफर्टिलिटी। अब प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर, नाम में ये प्री मैच्योर मतलब 47 के एज के पहले अगर ओवरी, द लॉस ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ ओवरीज हो जाता है 47 के एज, 48 से पहले। नॉर्मली 47 तक रहना चाहिए, 48 से पहले हो जाता है। अब ओवरी ही फेल हो गया, ये ही फेल हो गया। अब तुम हाइपोथैलेमस ये सबसे आएगा भी, मतलब एफएसएच एलएच आएगा भी, तो फॉलिकल्स ही नहीं होंगे, तो करेगा क्या। तो वो एक चीज़ हो गया। अब शिहान सिंड्रोम को कैसे याद रखना है, देखो नाम में ही है सी हैज़। ठीक है, तो मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, सी हैज़ पीपीएच। पीपीएच से क्या, पोस्टपार्टम हैमरेज। तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब जब बच्चा पैदा होता है ना, तो बहुत ज़्यादा वोमेन का ब्लीडिंग हो जाता है। तो पोस्टपार्टम हैमरेज, इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता है कि जो पिट्यूटरी है उसको ब्लड सप्लाई ही नहीं होता है। तो यहाँ पे नेक्रोसिस ऑफ पिट्यूटरी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इतना ज़्यादा ब्लड निकल जाता है कि ऊपर, ठीक है, पिट्यूटरी को ब्लड सप्लाई ही नहीं हो पाएगा ना, यहाँ पे ब्लड कहाँ सप्लाई होगा, नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए तो यहाँ पे दो ही चीज़ें हैं, पीपीएच से तुम पोस्टपार्टम हैमरेज एक याद रख सकती हो और पोस्टपार्टम हाइपोपिट्यूटरिज्म एक याद रख सकती हो। और टर्नर सिंड्रोम ऐसे याद रखना है। टर्नर को मैं ऐसे याद रखता हूँ कि छक्का हो गया, ठीक है, टर्न हो गया पूरा, तो छक्का हो गया, मैं ऐसे याद रखता हूँ, इसलिए टर्नर सिंड्रोम। अब डिसऑर्डर्स ऑफ ये फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस और सर्विक्स जो हमने पढ़ा था। तो अभी क्या होगा, पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में क्या हो जाएगा, जो हमने पहले पढ़ा था कि जो ये फेलोपियन ट्यूब में जो एब्सेस फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अगर फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पे अगर एब्सेस फॉर्म हो जाएगा तो यहाँ से एग नहीं आ पाएगा, यहाँ से स्पर्म नहीं आ पाएगा। तो पीआईडी में क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब से मैंने बताया, जो बस बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाता है, उसके बाद स्कैरिंग हो जाता है, जो एब्सेस हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसकी वजह से ये गया, फेलोपियन ट्यूब का कॉन्सेप्ट गया। अब एस्टरमैन सिंड्रोम क्या होता है, जो नॉर्मल जो नए नए बच्चे होते हैं ना, डीएनसी करते हैं, जो कैंसर एंड ऑल के लिए डीएनसी करते हैं, मतलब इसको डायलेट करेंगे स्पेक्यूलम डाल के और इससे कुरेद के वो एक चीज़ से उसका टिश्यू निकालेंगे, बाद में उसका टेस्ट होगा। तो ये होता है डायलेशन और कुरेताज। ठीक है, तो डायलेशन और कुरेटाज जब करते हैं, नहीं तो मान लो कुछ भी सर्जरी करते हैं, अगर तुमने इसको बहुत जोर से ऐसे कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्कैरिंग टिश्यू फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर जो स्कार फॉर्म हो जाता है वो कैसे फॉर्म होता है, ऐसे। तो इसको बोलते हैं एडिशंस की, एक साइड से दूसरी साइड को लग रहा है। तो एडिशंस अगर फॉर्म हो जाएंगे तो क्या होगा, तो और जो बच्चा बच्चा रहने के लिए यहाँ पे वो जगह नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा स्कैरिंग हो गया है। ठीक है, अब फाइब्रोइड्स, फाइब्रोइड्स क्या है, फाइब्रोइड्स ना ऐसे यहाँ पे भी हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं। तो इसको बोलते हैं फाइब्रोइड्स एलियोमायोमास। मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, अगर फाइब्रोइड्स है, फाइब्रोइड्स यूट्रस का खुद का बच्चा है, वो खुद ही कर दिया, उसको स्पर्म नहीं चाहिए, तो अगर उसका यूट्रस का फाइब्रोइड्स खुद का एक अलग से बच्चा रखा हुआ है फाइब्रोइड, तो बच्चा कहाँ से रहेगा, तो नहीं रहेगा। तो उसके बाद एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस क्या है, एंडोमेट्रियोसिस जो यूट्रस के जो नॉर्मल लाइनिंग है ना, ये एंडोमेट्रियोसिस, ये क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब में भी कभी कभी अपने आप बन जाता है, ओवरी में भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है और इंटेस्टाइन में बन सकता है। तो एक जो मतलब ओवम आएगा, जो फर्टिलाइज होने के बाद बनेगा, वो कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे नॉर्मल रहना चाहिए, अब तो यहाँ पे भी रह सकता है, यहाँ पे भी रह सकता है, तो इसीलिए नहीं हो पाता। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन में एफ एस एच एल एच, क्योंकि वो ये मान लो हाइपोथैलेमस या एंटीरियर पिट्यूटरी है। ठीक है, तो एफ एस एच एल एच तो आता ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए एफ एस एच एल एच इन्वेस्टिगेशन में करना ही है। अब नेक्स्ट चीज क्या करना है, मिड लुटियल सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल। ये फॉलिकुलर फेस है, हमने पढ़ा था, ये फॉलिकुलर फेस है, ये लुटियल फेस है। लुटियल मतलब क्या, जो ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, एक तो फॉलिकल फेस हो गया, उसके बाद वो जो फॉलिकल है वो मर जाता है, जिसको हम कॉर्पस लुटियम बोलते हैं, उसके लिए लुटियल फेस। तो आपको इसके बीच में सीरम प्रोजेस्टेरॉन, मतलब एग्जैक्टली 14 डेज और 28 के बीच में, जो कि 21 डेज है, आपको तब सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेना है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि फॉलिकुलर फेस में ईस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, जो मैंने बताया था कि एफ को अगर ऐसे कर दो तो ईस्ट्रोजन, तो फॉलिकुलर फेस में ईस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, लुटियल में प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा होता है। ओव्यूलेशन के बाद
अगर आपने उसके बीच में 14 to 28 के डेज के बीच में अगर प्रोजेस्टेरॉन लेवल लिया, अगर वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे देखो ग्रेटर देन 10, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही प्रोजेस्टेरॉन लेवल बहुत ज़्यादा आता है मतलब ओव्यूलेशन हो गया है, कम आता है मतलब नहीं हुआ है। तो ये क्योंकि प्रोजेस्ट यहाँ पे 28 डेज के बाद मतलब 21 डेज के बाद क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन 14 डेज के बाद होता है, इसीलिए हमेशा लूटियल फेज में ही लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग, हमेशा ना लूटियल फेज हमेशा 14 डेज का ही होता है, ठीक है। और फॉलिकुलर फेज जो ज़्यादा या कम होता है, फीमेल्स बोलते हैं ना कि यार मेरा पीरियड्स अभी 32 या 36 डेज का चल रहा है, तो हमेशा वो फॉलिकुलर फेज का प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा या कम हो सकता है। लूटियल फेज हमेशा 14 डेज का होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, अभी मान लो 28 डेज का साइकिल है, तो ब्लड हम 21st डे मतलब -7 डेज कर लो उस तब निकालेंगे। अगर 32 डेज है तो उसका मतलब क्या है, पहला 18 डेज उसका फॉलिकुलर फेज था, नेक्स्ट 14 डेज उसका क्या है, वो लूटियल फेज है। इसीलिए ये यहाँ पे मतलब 18 और 32 के बीच में आएगा, तो 18 + 7 कितना होता है 25, और 32 - 7 भी 25 होता है, तो बीच में आएगा हमेशा, ठीक है। तो तुमको कुछ नहीं करना है, 32 - 7 कर दो, कितना में 36 है तो 36 - 7 कर दो, वही तुम्हारा मिड लेवल प्रोजेस्टेरॉन लेवल मतलब कौन सा डे है तुमको मिल जाएगा। ये याद रखना कि ल्यूटियल फेज हमेशा 14 डेज का ही होता है, लास्ट 14 डेज, ठीक है। अब सिहान सिंड्रोम में क्या है, CHPPH मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण पिट्यूटरी नेक्रोसिस हो जा रहा है। तो ब्लड अगर यहाँ पे फ्लो ही नहीं होगा तो FSH, LH और प्रोलैक्टिन जो इनके हार्मोन है वो आएगा कहाँ से, आ ही नहीं पाएगा ना। तो आ ही नहीं पाएगा तो ये सब डिक्रीज है। अगर FSH नहीं आ रहा है तो ईस्ट्रोजन भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं याद रखना है, CHPPH क्योंकि ब्लीडिंग हो जा रहा है इसलिए सब डिक्रीज हो रहा है। प्रोलैक्टिनोमा में क्या होता है ना, प्रोलैक्टिनोमा में यहाँ से प्रोलैक्टिन निकल जाता है, ठीक है, पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन निकलता है। तो ये प्रोलैक्टिन क्या इसको बोलता है कि भाई तू FSH LH मत दे, क्योंकि मैं तो प्रो हूँ, तो मैं सब संभाल लूंगा, मैं ब्लड में जब तक हूँ FSH LH नहीं आ पाएंगे क्योंकि मैं प्रोलैक्टिन हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे FSH, ये नेगेटिव फीडबैक है, मैंने तुमको नॉर्मल अच्छे से समझा दिया। तो यहाँ इसीलिए यहाँ पे सब डिक्रीज है, FSH डिक्रीज है तो स्टोडियल डिक्रीज है ही, ठीक है। तो और प्रोलैक्टिन ही यहाँ पे ज़्यादा है। बाकी तीनों में ना प्रोलैक्टिन नॉर्मल है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा नहीं। प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर और टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है ना, स्टीक ओवरीज होते हैं। पहले तो उसको वो लोग छक्के होते हैं, मैंने तेरे को बता दिया, क्योंकि मेरे टर्न हो जाता है ना तो छक्के होते हैं वो लोग। तो टर्नर सिंड्रोम क्या है, गोनेडल डिसजेनेसिस नहीं तो स्टीक ओवरीज होते हैं, ये तेरे को पता है। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, प्रीमेच्योर ओवेरियन फॉलिकल फेलियर और टर्नर सिंड्रोम, इन दोनों में ओवरी का प्रॉब्लम है। तो FSH और LH यहाँ से नॉर्मली आएगा, बट क्योंकि ओवरीन फेलियर में क्या है कि ओवरी ही काम नहीं कर रहा है, तो FSH LH काम कहाँ पे करेगा, आएगा FSH LH बट काम ही नहीं कर पाएगा। स्टीक ओवरीज में भी ओवरी काम ही नहीं कर पाएगा, तो FSH LH तो आएगा बट यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे FSH LH ज़्यादा है और ये दोनों कम है, क्योंकि ईस्ट्राडियल कहाँ पे बनता है, FSH फॉलिकल बनने के बाद यहाँ पे, उसके बाद ये देता है ईस्ट्रोजन, तो बन ही नहीं रहा है तो ईस्ट्रोजन कहाँ पे देगा, तो इसीलिए। और PCOS में सोच ले कि मतलब तेरा केस ले ले, सब नॉर्मल है बट तू थोड़ी लेजी है, नहीं तो लेट है, कुछ भी है, तो इसीलिए थोड़ा लेजी या लेट है इसलिए ये ज़्यादा है, बाकी सब नॉर्मल है, ठीक है।